रमेश भाव जी, इंडिया रिपोर्टर टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपना पूर्व परिचय देते हुए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ। पत्रकार बहुत हुए, आपको तो पता है कि मैंने अपना जीवन पत्रकारिता से आरंभ किया था जी। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता है संसार शर्मा जी और रमेश चौधरी जी, ये पत्रकार हैं, आज हमारे साथ आए हैं। इनका भी इस स्टूडियो में स्वागत है। तो आपको तो पता है कि मैंने 1971 में जर्नलिज्म के बाद पत्रकारिता आरंभ की थी। तो उस वक्त मैं नेशनल हेराल्ड का रिपोर्टर बना था। आपने उसको चैनल को कहा था नेशनल हेराल्ड पर आज बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपने ही बताया था सारा भाई 1937 में नेशनल हेराल्ड का इसका हुआ था, एक फाउंडेशन चला था नेशनल हेराल्ड की और नेशनल हेराल्ड ने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ किया। बाद में जो हुआ वो अलग है, लेकिन जब आपका जो वायरल हुआ, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे कम से कम 10,000 लोगों का आया कि नेशनल हेराल्ड के बारे में आपने ठीक कहा कि जब इलेक्शन आते हैं तो नेशनल हेराल्ड वाले खा गए, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको सिर्फ रमेश बाबू ने उजागर किया कि उसने आज़ादी के लिए कितना काम किया है। आज क्रिटिसाइज करना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि अच्छी बात को उसका उजागर करें और जहाँ पर कोई गलती हो रही उसमें सुधार के लिए सुझाव दें, ना कि अपोजिशन फॉर अपोजिशन सेक हो। तो मोदी जी ने वो पहलगाम से आपने शुरू किया था, दूसरा जो मेरा इंटरव्यू हुआ तो आपने 9 तारीख को मेरा इंटरव्यू लिया था, उस वक्त हम प्रसारित किया आपने। और 12 तारीख को जो हमने 9 तारीख को बात की थी आपके चैनल के जरिए जो सारे भारत भर प्रसारित हुआ, ये लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुओं और मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और देशद्रोहियों के खिलाफ। देशद्रोही पाकिस्तान में भी बैठे हैं, देशद्रोही हमारे भारत में। और तो और आपको पता हो ज्योतिका भारत यूट्यूबर जो उसने कितनी गद्दारी की, अब तो पता लग रहा है कि यहाँ के भी कई गद्दार निकल रहे हैं। ये लड़ाई होनी चाहिए देशद्रोहियों के खिलाफ। गद्दार बहुत हैं, देशद्रोही बहुत हैं, लेकिन छिपे बैठे हैं, छिपे बैठे हैं। सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, जांच एजेंसियों को एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरा तो एक मानना है कि भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो सिपाही हैं, हमने सुरक्षा करनी है देश माता की। पहलगाम के बाद जो चला प्रोग्राम, तो 9 तारीख को हमने कहा था कि लड़ाई हिंदू पाकिस्तान की नहीं है, ये तो आतंकवादियों की। और एग्जैक्ट आपको याद होगा 12 तारीख माननीय मोदी जी ने कहा तो उन्होंने भी उसी चीज़ को दोहराया। तो मुझे मुबारकबाद के बड़े भाई टेलीफोन आने लगे, भाजी आपने जो इंडिया इस चैनल में कहा था 9 तारीख को, वही 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज मैं आपके पास आया हूँ कहने के लिए कि मोदी जी ने जो पहलगाम का हुआ, आज सारे वाहवाही हो रही है, लेकिन साथ साथ मैं जोड़ना भी चाहता हूँ 1971 की याद दिलाना चाहता हूँ, जब बांग्लादेश का मसला चल रहा था और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा जी ने एक अच्छे कुशल प्रशासक के रूप में काम करते हुए उस आपको पता हो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों से ऐसे हाथ खड़े करवा दिए थे। आज भी पहलगाम में जो हुआ उसकी वाहवाही हो रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट जो है क्या आता है लोगों के सामने आना है, और उसमें भी भारतवर्ष का नाम ऊंचा होना चाहिए, व्यक्ति का साथ साथ भारत माता का। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में लड़ाई को अंजाम रूप दिया गया था। जी। तो आप क्या कहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चला था उसको किस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए? इस लड़ाई को भी अंत तक आतंकवाद को जड़ों से खत्म करना पड़ेगा। आतंकवाद चाहे पाकिस्तान में है चाहे हिंदुस्तान में है, ये देश के हित में नहीं है। लड़ाई को अधूरा छोड़ना भी ठीक नहीं है। लड़ाई अभी पूरी करनी पड़ेगी। इन गद्दारों को जो देशद्रोही हैं उनको ये करना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए और सजा देनी चाहिए, ताकि भारतवर्ष, हम भारत माता के लाल हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम पुराना का नहीं है। जो भी गद्दार है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो अच्छा काम करता है चाहे हिंदू मुस्लिम हो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। और आगे मेरी जो निवेदन है जो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब आए तो उन्होंने उसके बाद जो इन्होंने अचीवमेंट्स की वो लोगों के सामने आनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने 35A 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर निर्माण कराया, उसके बाद एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। पहले ऐसा होता था कि हम राशन अपने ले सकते थे, अब मोदी जी के आने के बाद मैं अपने राशन से बम्बे भी राशन ले सकता हूँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगली वक्फ बोर्ड जो एक बहुत बड़ा
समस्या था, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में उसका हल हो गया है। और तीन तलाक करके होता था, वो भी इन्होंने किया, तो अच्छी बात की। जिससे इससे ऐसा हुआ कि मुस्लिम औरतों की जो स्थिति में काफी सुधार हुआ। पहले तो ये था जानवरों की तरह तलाक निकाल दो, लेकिन उसका उनका सुधार हुआ और वो आगे भारतवर्ष की महिलाएं देवियां बन के आए। और भी हमारी मोदी जी की सरकार से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनको ताकत दे भगवान, ताकि पीओके का मसला जो है, आपको पता होगा जब अखबार में उस वक्त हम इकट्ठे तो थे पत्रकार, तो हमने लिखा था उसका, कश्मीर मांगो दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे, कि पाकिस्तान तो हमारा छोटा भाई है, अगर दूध मांगेगा तो खीर बना के देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो अभी ये जो है इसका पीओके का मामला, और मुझे पूरी आशा है और भगवान की कृपा से इसका मोदी जी के नेतृत्व में इसका हल होगा। और साथ ही जो आपको ये पता है 2014 में हमने एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान मंच हिमाचल प्रदेश का गठन किया था। तो आज मोदी जी, हम चाहते हैं कि मोदी जी के कुछ नेतृत्व में इसका ये हो, ताकि एक राष्ट्र एक चुनाव एक दिन में हो जाए, उसके बाद 5 साल पूरे लोगों के डेवलपमेंट के काम हो। आज यहाँ हो रहे हैं, आज यहाँ हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मसला है वो यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। मैं हिंदू, मेरे एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, हमारे भारत को छोड़कर। भारत को छोड़कर महिलाओं के लिए अलग कानून है, मर्दों के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, ईसाइयों एक राष्ट्र एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड समय की मांग है ये, समय की मांग। मोदी जी को इस दिशा में बहुत जल्दी कदम आगे बढ़ाने चाहिए। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को ताकत दे, और ताकि ये मसले भी हमारे हल हों। जैसे वक्फ बोर्ड का हो गया, 3 तलाक का हो गया, वैसे पीओके का हो जाए, यूनिवर्सल सिविल कोड का हो जाए, और एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान मंच का हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका चैनल ने, मुझे फख्र होता है कि आपके चैनल में जो भी बात आए वो राष्ट्र में, सारे देश में जाती है, और इसके लिए अच्छी नई जनरेशन को इसके अच्छे मतलब उनको एक प्रेरणा मिलती है। हाँ जी। और अपोजिशन ना होकर अपोजिशन फॉर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। अपोजिशन का काम ये है कि क्रिटिसाइज करना ही नहीं, कि कहाँ पर क्या कमी है उस कमी को पूरा किया जाए। समय की कमी है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार जब इंदिरा जी बांग्लादेश की बात आई थी, तो वाजपेयी जी अपोजिशन में थे, तो वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा महिला नहीं है, इंदिरा देवी है। इंदिरा जी को उन्होंने देवी का रूप दिया था। अपोजिशन वालों ने बड़ी उनकी जान खाई, भाई बोल रहा है फलाना। उन्होंने कहा इसने जो करके दिखाया, वाजपेयी जी ने कहा कि इंदिरा गांधी महिला नहीं है, ये देवता है, आयरन लेडी है, आयरन लेडी। और बाद में भी चला। फिर आपको याद होगा समय का, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते थे प्रधानमंत्री, और वाजपेयी जी जनसंघ के होते थे। जब वाजपेयी जी हार गए, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी भाषण दे रहे थे, तो एक था पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पंडित जी ने माइक रखा, जिंदाबाद बंद करो अभी। उधर जो लड़का बैठता था प्रश्न पूछता, वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो हार गया जी, वो आपके खिलाफ उपवास करता था। और क्या नहीं, किसने राय? शायद सुब्रमण्य जी वो आए, मैंने उनको राय बोला चलो रिजाइन दो आप। उनसे रिजाइन लिया और इसको जिता के लाओ। तब वाजपेयी जी जीत के आए, तो उन्होंने कहा अपोजिशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बात है। अपोजिशन जो है लोकतंत्र की आत्मा है। अगर ये प्रश्न नहीं कोई पूछेगा विपक्ष, तो सत्तारूढ़ पार्टी जो मर्जी गलत काम करे। अपोजिशन का काम ये है कि वो कमियां बताए, आप में ये कमी है, और सुझाव बताए। तब वो आज का देख रहे हैं, आज की क्या राजनीति हो रही है, ये समोसों की राजनीति हो रही है, कोई कुकड़ों की है, ये तो बन मुर्गा है, ये फलाना है। अरे आप अपोजिशन, आप भारत के चुने हुए नुमाइंदे गए हैं, आप कंस्टिट्यूंसी की बात करो, देश की बात करो। वो तो आज सुधार लाने की जरूरत है। और हमारी कम से कम वोटरों की इज्जत तो करो, वोटरों की इज्जत करो, और भगवान के आगे जान आपने देनी है। एक एमएलए को आपने देखा ना, अभी 24% एमएलए के बत्ते उत्ते बढ़ गए। अपोजिशन ने ताड़ियां बजाई, फिर बोला नहीं ये तो एक तरफ से दिया, एक तरफ से लिया, इतराज करने वाला कोई नहीं।
और मुलाजिमों की क्या हालत है। टैक्स पेयर से किसी से नहीं पूछा गया कि हम बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं? हाँ, वो नहीं पैसा पूछा। तो टैक्स पेयर दे रहा है। टैक्स पेयर 1 किलोमीटर सफर करना तो भी आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, ये भी इतिहास बना है हमारे देश में। इतिहास बना है, लेकिन जो काम अपोजिशन का वो अपोजिशन निभा नहीं रही है। उन अपोजिशन को तो सुझाव दे, ये जनता के हित की बात है, ये खराब है, लेकिन उनको पता है भाई ये कौन सा काम, इसके मेरे को फायदा हो रहा है, तब तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए नहीं आवाज उठा रहे इसीलिए हैं। आवाज विपक्ष उठा- चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। इधर उधर के मुद्दों को उठा रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं जनता के हित के, उनके प्रति वो खामोश बैठा है इस खामोश टाइम, बैठे हैं। और ताकि इसमें- उसका अगले चुनावों में लाभ उठाया जा सके। इसमें एक और बात जो आती है सामने, भाई कहते हैं तू चोर तू चोर तू चोर। एक बात तो मैं हमेशा मानता हूँ कि इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई चोरी करे खजाने की, कोई अन्य की दो अन्य की है तो सारे, लेकिन उसको उजागर करना जो है जरूरी है। कहाँ की चोर, ये बोलना ही नहीं है, उसको बताओ। आजकल हिमाचल में वो चला हुआ, बड़े प्रकार चले हुए हैं, कोई अपोजिशन ये कर रहा वो कर रहा है, लेकिन आज ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की। आत्मनिर्भर और बन सकता है हिमाचल। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी कहाँ से ले गए? ये दौलादार से। हिमाचल में सारी संपदा है, लेकिन इसको दोन करने की ज़रूरत है। इसको हमारी खेती, हर फसल, हर चीज़ हिमाचल में पैदा होती है। जितने प्रोजेक्ट्स हिमाचल में, हमारे प्रोजेक्ट्स और पानी इतना है कि आधे भारतवर्ष को हम बिजली दे सकते हैं, आधे भारत। इसका दोहन होना चाहिए। परसों जो मैं पढ़ रहा था कि तो हमारे बड़े मित्र, आपको तो पता, रामलाल मार्कंडे जी हमारे मित्र रहे, हम इकट्ठे रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉल में मैं प्रोजेक्ट नहीं बनने दूंगा, बिजली प्रोजेक्ट बिजली प्रोजेक्ट नहीं बनने दूंगा। तो मेरे को याद आ गई अपने बचपन की, जब मैं 7वीं में पढ़ता था, जब मैं पलाने से चल रहा था, कामरेड वो थे बंसीलाल सूबेदार, वो नारे लगाते चले गए, भाई बिनवा का जो है प्रोजेक्ट हम नहीं बनने देंगे। वो बड़ा लेक्चर दे रहे थे, क्यों नहीं बनने देंगे? इसलिए नहीं बनने देंगे कि जब आएगा पानी से जब बिजली निकाल लेगी तो उससे धान गेहूं पैदा नहीं होगा, फोका हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, उसकी पावर खत्म हो जाएगी पानी की। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन करीब मेरे में थे, मैं दौड़ता गया। पहले तो सूबेदार साहब के पाँव छुए, फिर मैंने कहा सूबेदार जी माइक मेरे को दो, मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने दे दिया। मैंने कहा ये कभी हो सकता है, प्रोजेक्ट बन के रहेगा। प्रोजेक्ट जो आदमी उनके हक में आए थे वो ही नारे लगे पड़े, प्रोजेक्ट बनेगा, उससे बिजली तैयार होगी, जगमगाएगा, दूसरा हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा, और पानी निकालने पोखड़ा होने वाला। ये तो धक्के ख्यालात हैं। मॉडर्न होना चाहिए उस वक्त से साथ। तो मैंने जो बोला तो उसे दूर पंडित संतराम जी बैठे थे, ये लड़का कौन है, उन्होंने बुलाया, तो उन्हें उसके बाद चलो कांग्रेस के साथ चल पड़े। चलो ऐसा हुआ, लेकिन हमारी जो है व्यू ना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मार्कंडे जी क्यों नहीं बनने देना चाहते वहाँ पे? नहीं देने वाले लोग कह रहे हैं भाई हमारी जमीन आ जाएगी, फलाना आ जाएगी, फलाना आ जाएगी, इससे प्रगति तो होगी, प्रगति होगी, और क्षेत्र की। हर घर में बैल भी जरूर चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए। तो सोच क्या सोच है, और वोटों की राजनीति है ना। सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। सोच बदलनी पड़ेगी। सोच जैसे आपका चैनल जो है वो चाहे यहाँ इसकी कदर कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर आपका चैनल बम्बे और कलकत्ता और बेंगलोर तक, क्योंकि जब आपके चैनल में मेरे हुआ तो वहाँ बैठे हुए लोगों के मेरे को टेलीफोन आए, भाई इंडिया टुडे में आपके इंडिया टीवी में आपका देखा, तो आप चैनल पत्रकारिता का स्टैंडर्ड होना चाहिए जो आपने मेंटेन रखा है। धन्यवाद, जय हिंद, शुभकामनाएं, जय। धन्यवाद।